नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम अहमदाबाद के इस वर्चुअल सत्र में मैं एहसास विमेन मनीषा शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन की गतिविधियां और कार्यक्रम से आप सभी साथी परिचित हैं। फिर भी अपने अतिथि और दूसरे सहयोगियों को यह जानकर खुशी होगी कि फाउंडेशन अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक और महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों के लिए दुनिया भर बहुत ही विख्यात है। कला, शब्द, संस्कृति और महिलाओं को मजबूती देने की फाउंडेशन की यह मुहिम भारत और दुनिया भर के 30 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपने लोग, वह मंत्र है जिसे मजबूती देने के लिए फाउंडेशन कलम का आयोजन करता है। कलम लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को वह मंच मुहैया कराता है जहां ये एक दूसरे से सीधे संवाद से जुड़ते हैं। कोरोना की जो महामारी थी उसमें उपजे एक नए माहौल से ताल मिलाने के लिए फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रयोजन किया है। हम सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सत्र वर्चुअल कर दिया गया है, जिससे आप अपने घर पे, जैसे अभी हम अपने घर पे या अपने वर्क प्लेस पे बैठे हैं, सुरक्षित माहौल में स्वास्थ्य के मानदंडों के साथ हम ये साहित्यिक खुराक है वो आज लेने जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम अहमदाबाद के इस सत्र में हमारे अतिथि हैं वो सबसे अधिक पढ़े जाने वाले हिंदी लेखकों में एक हमारे जाने पहचाने गीत चतुर्वेदी हैं। गीत जी आपका स्वागत है। गीत जी जिनका जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ, मुंबई में हुआ है। आपने लेखन जगत में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। इतनी छोटी सी आयु में आपका जो कविता संग्रह है न्यूनतम में काफी समय तक हिंदी बेस्ट सेलर किताब बना है। नेशनल लेवल पर बेस्ट सेलर किताब होना अपने आप में एक अहमियत रखता है और वो एक जगह है वो आपने हासिल की है, उसके लिए हम आपको अभिनंदन देते हैं। साल 2019 और 20 की सर्वश्रेष्ठ किताब में इस संकलन का नाम शामिल हो चुका है। चतुर्वेदी जी की रचनाओं के अनुवाद अब तक 22 देशी विदेशी रचनाओं विदेशी भाषाओं में हो चुका है। दोस्तों, एक नहीं, दो और नहीं, 22 भाषाओं में जिस पुस्तक का जिक्र हुआ है, अनुवाद हुआ है, सही में वो बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है। आपके नॉवेल सिम सिम के अंग्रेजी अनुवाद को प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पैन अमेरिका ने बहुचर्चित पैन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट भी दिया है। सच में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपकी। ऐसा सम्मान पाने वाली यह महज दूसरी भारतीय कथाकृति है। अमेरिका में 6 विश्वविद्यालयों के प्रकाशनों में चतुर्वेदी जी की रचनाओं को जगह मिली है। इंडियन एक्सप्रेस और कई दूसरे प्रकाशन संस्थानों की नजर में सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक है। आपके लिखने, पढ़ने और काम की सूची काफी बड़ी है, इसलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप क्या करते हैं, कैसे इस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीता जी व्यास हैं, जो आपके साथ कन्वर्सेशन करने वाली है, जो हम आपके पास बातों को हमारे तक पहुंचाएंगी कि ये सारी जो आपकी सफर है वो इतनी रसप्रद, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सफल कैसे रही। तो अब मैं ये मंच है वो हैंड ओवर करती हूँ नीता जी को। नीता जी, वेलकम, आपका भी स्वागत है। और अब हम सब बैठ और नीता जी और गीत जी के कन्वर्सेशन को शांति से सुनते हैं। वेलकम बोथ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। मुझे खुशी है कि कलम अहमदाबाद के इस वर्चुअल संगोष्ठी में आज हमारे साथ है आज के दौर के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी लेखक गीत चतुर्वेदी जी। आप उनका विस्तृत परिचय दे चुकी हैं, तो मैं बड़े भाव और सम्मान से आदरणीय गीत चतुर्वेदी जी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। वे कृपया मंच पर उपस्थित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीता जी, मनीषा जी, बहुत शुक्रिया। स्वागत है गीत जी आपका। जी शुक्रिया। ऐसे समय में जब करीब 2 साल से भी ज्यादा
पूरा विश्व ऐसी भयानक महामारी की चपेट से गुजर चुका है और अभी भी गुजर रहा है। लोगों ने इसकी त्रासदी को झेला है और परेशान लोगों को यह कहते हुए सुना है, यह दुनिया अब जीने लायक नहीं रही। तभी हमारे हाथों में गीत चतुर्वेदी जी की पुस्तक खुशियों के गुप्तचर आती है और हम सबके लिए उनकी रचना यह दुनिया अब भी जीने लायक रहने लायक है एक सकारात्मक संदेश लेकर आती है। इस रचना पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले गीत जी, मैं इस रचना का पठन करना चाहूंगी कि यह दुनिया अब भी रहने लायक है। फूटे बर्तनों में भी पानी पिया है तुमने, फटे कपड़ों में भी काटे हैं दिन। एक मजबूत इंसान परिस्थितियों का स्वीकार किए बिना भी उन्हें जीकर गुजार देता है। संकल्प करो, एक लड़की के धोखे देने पर दूसरी ने तुम्हें शरणार्थी की तरह अपने दिल में जगह दी थी। याद करो, वर्जित फल खाने की मासूमियत में मातृभूमि से निकाले गए 2 शरणार्थियों के वंशज हो तुम। कभी मत भूलो, मोगरे से इसलिए नफरत मत करो कि वह गुलाब नहीं है। दुनिया में जितनी क्रूरता है उस हिसाब से कविता अब भी कम है। रचो बसो, तुम्हारा स्पर्श किसी के अंधेरे दिनों का एकमात्र प्रकाश है। उसे छुओ, जो कहे मेरा दुख तुम्हारे दुखों से बड़ा है, उससे कभी प्रेम मत करो, उस पर तरस खाओ। इस पौधे में अभी भी जान बची है, पानी दो, अभी निकलती रहेगी इस दिल से धक धक की ध्वनि। संगीत बजाओ, यह दुनिया अब भी रहने लायक है। अपना नाम वापस मत लो, सुंदर का स्मरण और सुंदर की कल्पना तुम्हारी मदद करे एक सुंदर यथार्थ रचने में। यह तुम्हारी एकमात्र प्रार्थना हो। मैं आदरणीय गीत जी को आग्रह करूंगी कि अब आगे का दौर मंच पर वे ही संभाले और इस पर कुछ चर्चा करें। गीत जी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया नीता जी। पहली बात तो धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने कविता का इतना सरस और सुंदर पाठ किया है। खुशियों के गुप्तचर शीर्षक किताब में ये कविता है, ये दुनिया अब भी रहने लायक है। और जैसा कि आपने कहा कि ये हमारे भीतर और हमारे आसपास की सकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पूरे एक लंबे समय से हमारी पूरी दुनिया को सकारात्मकताओं की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत। खासकर ये पिछला ये तीसरा बरस है, ये देखा जाए तो 2020, 21 और 22, ये तीसरा बरस जो है वो शुरू हुआ है पैंडेमिक की छाया में। हालांकि ये कविता दुनिया अब भी रहने लायक है, उसके पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि 2019 की दिसंबर में किताब आ गई थी और उसके पहले के बरसों में लिखी गई ये कविता है। लेकिन कविता जरूरी नहीं कि जिस समय में लिखी जाए केवल उसी समय के लिए हो, बल्कि वो अपने आगे आने वाले और अपने से पीछे बीत गए तमाम समयों के साथ खड़ी होती है। तो सकारात्मक भावनाओं से भरी हुई ये कविता मुझे इसलिए भी लगता था क्योंकि कई बार जो हम इतने उदास होते हैं अपने निजी जीवन में भी, और हमें लगता है कि तमाम दुनिया का तमाम गंभीर साहित्य, चाहे वो हम पुराने क्राइम एंड पनिशमेंट से लेकर के अब तक तो देखें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हृदय के भीतर के अंधेरे पक्षों पर केंद्रित होता है, अंधेरे पहलुओं, अंधेरे कोनों पर प्रकाश डालने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं एक सकारात्मक अनुभूति की भी हमें आवश्यकता होती है। उसी को ध्यान में रख करके ये कविता लिखी गई थी। और मुझे खुशी होती है कई बार जब मुझे पाठकों के ईमेल, खत या रूबरू मिल करके वे कहते हैं कि आपकी कविता की सकारात्मक भावना ने हमें खुदकुशी जैसा फैसला लेने से बचाया। कई बार ऐसे पाठक मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि हम जीवन के एक छोर पर इस तरह निराश हो गए थे कि हमारे सामने आत्महत्या करना एक विकल्प की तरह बार बार आ रहा था, और तब आपकी कुछ कविताएं हमारे सामने आई। उन पंक्तियों को, उन कविताओं को हमने पढ़ा और
जिंदगी से प्यार करना सीखा। तो ये अपनी कविताओं के लिए और तमाम दुनिया के साहित्य के लिए मैं कहीं न कहीं ये एक बड़ा मूल्य मानता हूँ कि कविताएँ और साहित्य हमें ज़िंदगी से प्यार करना सिखाएँ। कविताएँ और साहित्य हमारे भीतर प्रकाश को भरे, हमारे भीतर के अंधकार को हटाते हुए हमें प्रकाशित कर दें, जगमग कर दें, रोशन कर दें। ये बात कहीं न कहीं इन कविताओं के आस-पास बनी रहती है। जी, बिल्कुल। कहिए, कहिए। हाँ, कह रहा था मैं प्यार के लिए इसमें एक वो भी है कि खुशी, जो प्यार की खुशी होती है, मैं कहीं न कहीं उस खुशी को पकड़ना चाहता हूँ। ऋग्वेद में ना एक कहानी आती है, 2 पक्षियों की कहानी है, सुपर्ण पक्षी। एक पक्षी दोनों पक्षी डाल पर बैठे हुए हैं, एक पक्षी फल खा रहा ना चाहिए लेकिन प्रसन्न हो रहा है दूसरा पक्षी। यही तो प्यार है। और दुनिया की सारी सहकारिता वाली अनुभूति, साहित्य की अनुभूति यही तो है। साहित्य मतलब क्या? साहित्य, 2 लोगों का साथ में होना। तो लेखक लिख रहा है, पाठक उसे पढ़ करके प्रसन्न हो रहा है। प्रेमी प्रेम कर रहा है, दूसरा उसे उस प्रेम को पा करके प्रसन्न हो रहा है। मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ से प्रसन्न हूँ, वो मेरे साथ से प्रसन्न है। ये साहित्य, ये है खुशी की परिभाषा। कि मैं भले उस फल को खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जब मेरा साथी उस फल को खाएगा तो मुझे उतनी ही खुशी महसूस होगी जितनी उसको हो रही है। इस खुशी को कहीं न कहीं मैं साहित्य में, बिल्कुल, कविता में, प्रेम में पकड़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गीत जी। और बस हम चाहते हैं कि अब संसार में बस खुशियों का ही माहौल बना रहे। ये जो अंधेरा फैला हुआ है, वो बहुत जल्द ही चला जाए। और अब तो बसंत ऋतु आने को है, कुछ दिनों में बसंत पंचमी मनाने वाले हैं। हुँ, हुँ। तो आपकी जो पुस्तक है, अधूरी चीज़ों का देवता, इसमें तो आपने इतने व्यंजन भरे हैं कि मैं सोच रही थी कि इसमें से कौन-सा सब्जेक्ट उठाऊँ। लेकिन मुझे कारवी के फूल, इस विषय पर मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि कारवी के फूल मैंने कभी नाम नहीं सुना। और आपने लिखा है कि ये 7 वर्षों में 1 बार दिखाई देने वाला फूल है। तो आपने इसे कैसे जाना? और इस प्रकरण में आपने फूलों के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा की है, जो हमारे लिए तो अशक्य है कहीं से हम ये सब ढूँढे और पढ़ें। आपने हमें बहुत परिचय कराया अच्छे-अच्छे फूलों से, लेकिन कारवी के जो फूल है अ, उसके बारे में आप कुछ बताएँ? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मेरी पढ़ाई-लिखाई, परवरिश सब कुछ मुंबई में। तो ये कारवी के फूल जो है वो मुंबई के आस-पास के इलाकों में खूब पाए जाते हैं और 7 बरस में 1 बार खिलते हैं। वेस्टर्न घाट, मुंबई के आस-पास आदिवासी इलाके मोखाड़ा, वाड़ा, तलासरी के पास से जो है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से वेस्टर्न घाट जो शुरू होता है वो नीचे तक जाता है केरल तक। उस पूरी पट्टी पर कार्बी के फूल खास तौर पर खिलते हैं। मैंने जो देखा था वो तो मुंबई के आसपास के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें देखा था। नीले रंग के होते हैं, हल्के नीले जामुनी रंग के और जब वो खिलते हैं तो पूरी पहाड़ी मानो कि जैसे उसने कार्बी के फूलों की चादर ओढ़ करके सो गई है। सुबह हो उस पर धूप चमके तो लगता है कि जैसे आय हाय ये नीले रंग का समुद्र जो है किस तरह से ठाठे मार रहा है, उसकी लहरें आ रही हैं जा रही हैं, ऐसा महसूस होता था। वो मेरे जीवन के अद्भुत पलों में से है जब मैंने इतनी विस्तृत कार्बी को, इतने दूर तक फैले हुए कार्बी के फूलों को इन्हीं आंखों से देखा था और हैरान रह गया था और उस कहानी को जान करके हैरान रह गया था। 7 साल में 1 बार खिलता है जो फूल, यानी हुँ, अगर आप 30 साल 35 साल का जीवन जीते हैं तो महज़ 5 बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जब हम कार्बी को देख पाएँ, लेकिन हम पाँचों बार उसके पास पहुँच नहीं पाते हैं। कई बार तो लोग जीवन भर नहीं पहुँच पाते हैं, जी। क्योंकि उन इलाकों में जा भी नहीं पाते हैं। फूल मुझे हमेशा आकर्षित करते रहे।
फूलों के पीछे की कहानियां आकर्षित करती रहीं। और चूंकि संस्कृत साहित्य में मेरी खासी दिलचस्पी है और संस्कृत साहित्य का एक बड़ा हिस्सा फूलों के आसपास है, जैसे ये ध्यान करके ना, जब मैं किसी को, कुछ लोगों को बताता भी हूँ और जब मैंने पहली बार खुद भी जाना था तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी। आज के दौर का हमारा सबसे चर्चित फूल है गुलाब, गुलाब। लेकिन पूरे संस्कृत साहित्य को उठा करके देख लें तो उसमें गुलाब का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। गुलाब के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। गुलाब को कभी कालिदास, श्रीहर्ष, भास, भवभूति, इन सब जो संस्कृत के महाकवियों ने जब सौंदर्य का वर्णन किया है तो तमाम फूलों का उल्लेख किया है, देशी विदेशी फूलों का, लेकिन गुलाब उसमें कहीं नहीं दिखाई देता। हाँ, गुलाब की कुछ प्रजातियों के अलग अलग नाम दिखाई देते हैं, लेकिन वो मुख्य फूल नहीं है। लेकिन अब गुलाब की गुलाब चारों तरफ, जैसे हम फूल की बात करते हैं हमारे सामने गुलाब आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इतिहास हमेशा वैसा ही हो जैसा हम देख रहे हो आज। और बहुत सारी चीजें हैं। कमल, कमल के फूल को लेकर के, जब भास के यहाँ पर, भास के साहित्य में जब क्या कहते हैं, युद्ध में विषाद का विशिष्ट दृश्य दिखाया जाना है तो वो नीलोत्पल नीले रंग के कमल के फूल या काले रंग के कमल के फूल, इस तरह के फूलों का वो करते थे उल्लेख। काला काला कमल का फूल, ये तो मतलब कल्पना में भी हमारी नहीं आता है, लेकिन लेखक के पास, कवि के पास वो कल्पनाएं भी हैं। फूल मुझे आकर्षित करते हैं और मैं तो कालिदास की उस उक्ति में बड़ा विश्वास रखता हूं जहां वो कहते हैं कि राजा को जितना ध्यान अपनी प्रजा का रखना चाहिए उतना ही ध्यान फूलों का भी रखना चाहिए। कोई राजा कितना दयालु, कितना परोपकारी और कितना समावेशी है, अगर ये जानना है तो उसके राज्य के बगीचों में चला जाया जाए, वो कितनी नजाकत से और कितने ध्यान के साथ फूलों की परवरिश करता है, इस पर उस राजा का व्यवहार, उस राजा का स्वभाव, ये भी बहुत हद तक मालूम पड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए आपने इस प्रकरण के अंत में लिखा है कि देवता की आराधना करें या न करें, लेकिन उसके चरणों में पड़े फूल की आराधना जरूर करनी चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, फूल मनुष्य की यात्रा के सबसे प्रेरक, सुगंधित, रंगीन साथी रहे हैं। कितना सुंदर लिखा है आपने। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आस्तिक हों, कुछ लोग नास्तिक हों, हो सकता है कुछ लोग देवता को पसंद करते हों, हो सकता है कुछ लोग ना करते हों, हो सकता है कुछ लोग इस धर्म के हों और उस धर्म के देवता की पूजा ना करते हों। देवता बदल सकते हैं, देवता बदल सकते हैं, लेकिन फूल नहीं बदलेंगे। फूलों के साथ मनुष्य का प्रेम धर्म के परे है, जाति के परे है, जेंडर के परे है। फूलों के साथ हम इस तरह का प्यार करते हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर चर्चा की आपने गीत जी फूलों के बारे में। अब एक प्रश्न है कि आपने एक प्रकरण में लिखा है, आप किसके लिए लिखते हैं? हमारे समाज में आपके जैसे बहुत उत्कृष्ट लेखक, कवि और साहित्यकार है। मेरा प्रश्न यह है कि फिर भी आज की युवा पीढ़ी का ध्यान कुछ अश्लील साहित्य की ओर क्यों जाता है? एक ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि हमें इसे रोकना है, इसे किस तरह रोका जाए और हमारे उत्कृष्ट साहित्य को आगे बढ़ाया जाए, समाज में आगे लाया जाए, ध्यान पर लाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि श्लील और अश्लील का जो मुद्दा है वो दरअसल कई बार तो हमारी नजरों पर भी निर्भर करता है। हम चीजों को किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जैसे न्यूड पेंटिंग्स हैं, यूरोप में न्यूड पेंटिंग्स की एक लंबी परंपरा है। कला समाज के बीच न्यूड पेंटिंग्स को रख दिया जाए तो वो कहेंगे ये एक बेहद गहरी और बेहद दर्शनीय कलात्मकता है। इस पेंटिंग को अगर एक दूसरे तबके के बीच रख दिया जाए तो कहेगा कि ये क्या अश्लील चीज है। श्लील और अश्लील का प्रश्न दरअसल बहुत जटिल है और उसके कई सारे आयाम होते हैं। तो
हमें उन आयामों को कभी नहीं भूलना चाहिए और ये भी साथ में याद रखना चाहिए कि हर दौर में हर तरह का साहित्य चलता था, हर किस्म की चीजें लिखी जाती थी, जिसे हम कई बार आज अश्लील कहते हैं या हल्का कहते हैं। ऐसी चीजें तो पुराने जमाने में भी थी, उस समय भी इनको नहीं रोका जा सका था। खुद महाकवि कालिदास पर अश्लीलता का इतना गहरा आरोप लगाया गया था। कुमार संभव, आज की तारीख में हम कुमार संभव को पढ़ें तो हमें वो कहीं से अश्लील नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि हम उदारता पूर्वक कवि द्वारा प्रयुक्त बिंबों और छवियों और छटाओं को देख रहे हैं। उन्होंने दो क्या कहते हैं महाचरित्रों को के जीवन को आधार बना करके उनके द्वारा की जाने वाली प्रणय क्रीड़ाओं को आधार बना करके एक सौंदर्य का पूरा एक लोक रच दिया था। हमारी नजर में ये होता है, लेकिन उस दौर में स्वयं महाकवि पर भी अश्लीलता का आरोप लगने लगा था। हालांकि उससे भी अश्लील चीजें उस जमाने में लिखी जाती थी और उसके बाद के जमाने में भी लिखी गई, क्योंकि मैं ये कहता हूँ हर तरह का साहित्य हर समय में लिखा जाता है, लेकिन कई बार दृष्टि का भी फर्क होता है। और मुझे ये लगता है, मैं निजी तौर पर इस बात में मान्यता रखता हूँ, इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हमें किस तरह किसी चीज को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें किसी किस्म का सेंसर वगैरह लागू नहीं करना चाहिए, न तो अपने पढ़ने वाले लोगों पर, न ही लिखने वाले लोगों पर। यदि किसी की इच्छा है कि वो एक खास किस्म का अश्लील साहित्य पढ़ना चाहे तो उसे इसकी बिल्कुल छूट होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़े। वो पढ़ने की आजादी, लिखने की आजादी, ये सब होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने युवाओं के बीच में एक ऐसी पठन संस्कृति विकसित करें, किताबों को लेकर के, गंभीर साहित्य को लेकर, कलात्मक साहित्य को लेकर के एक ऐसी चेतना विकसित करें जिससे कि वो गंभीर और कलात्मक चीजों की तरफ आए। भले शुरुआती दौर में उसने सॉरी भले शुरुआती दौर में उसने हल्का साहित्य पढ़ा हो, भले शुरुआती दौर में उसने अश्लील या पोर्नोग्राफी पढ़ी हो या पल्प पढ़ा हो, लेकिन एक समय के बाद वो गंभीर चिंतन परक और जीवन की गहरी समझ रखने वाले साहित्य की तरफ आए। अभी कल ही रात को मैं पढ़ रहा था ना, लॉस एंजलिस रिव्यू ऑफ बुक्स में एक लेख छपा हुआ था जिसमें एक वैज्ञानिकों ने एक सर्वेक्षण किया था कि जो लोग एंटन चेखव को पढ़ते हैं, जो लोग दोस्तोयेव्स्की या टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं, यानी जो लोग गंभीर और उन्नत साहित्य को पढ़ते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कहीं ज्यादा होता है और वो मानवीय व्यवहार की बारीकियों को अन्य लोगों के मुकाबले अधिक समझते हैं, बजाय उनके जो पल्प के साथ साथ कहें कि जो पल्प या बहुत कमर्शियल टाइप का या पॉपुलर टाइप का फिक्शन पढ़ते हैं। दोनों के मानसिक विकास में अंतर आता है। तो ये अंतर दरअसल हर तरह के साहित्य, हर तरह की किताबें पढ़ने से बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग इसे जल्दी से पाट लेते हैं और कुछ लोग इस अंतर को कभी पाट नहीं पाते हैं। तो मैं यही कहूं कि इसके जवाब में हम एक ऐसी संस्कृति का प्रसार करें जो पाठकों को, हमारे युवाओं को सीढ़ी दर सीढ़ी गंभीर किताबों की तरफ, अपनी पसंद की किताबों की तरफ और जीवन के बुनियादी प्रश्नों और मूल्यों से मुठभेड़ करने वाली कृतियों और रचनाओं की तरफ ले करके आ सके। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही गई जी आपने। और मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अब आपकी जो कुछ पुस्तकें हैं आप लिखने वाले हैं, वो कौन से विषय पर होगी जिसका पाठकों को इंतजार रहेगा? मैंने अभी एक उपन्यास पूरा किया है, उसका शीर्षक है उस पार। दरअसल ये एक रूहानी प्रेम कथा है जो जीवन के इस पार और जीवन के उस पार
दोनों जगहों पर समांतर चलती है, पहले इस तरफ चलती है और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें नायिका की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जीवन के उस पार जाकर के भी प्रेम का वैसा ही गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। और प्रेम दरअसल उनके पूरे जीवन की धाराओं को, जीवन की नदियों को, उनके प्रवाह को प्रभावित करता है। तो उस पार शीर्षक से ये उपन्यास हाल ही में एक ऐप है, बिंज ऐप, उस पर ये सीरियलाइज्ड हुआ। 57 एपिसोड इसके प्रकाशित हुए और उसका सीजन 1, इस तरह से सीजन 1 उसका कंप्लीट हुआ है। कुछ समय बाद उसी किताब का दूसरा सीजन वहीं पर प्रस्तुत होगा। तो 2 सीजन में लिखा गया उस पार, ये मेरी ताजा कृति है, ताजा उपन्यास है। फिलहाल इसी पर ही, इसी के चारों तरफ ही जो मेरी योजना है, इसी के चारों तरफ काम हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो किताब डिजिटल फॉर्मेट में आई हुई है, जल्द ही वो किताब प्रिंट फॉर्मेट में आएगी। तो उसी की तैयारी, उसी को लेकर के चिंतन मनन और जी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया वो जारी है। जी। मैं चाहूंगी कि खुशियों के गुप्तचर से एक अपनी मनचाही रचना आप पढ़ के सुनाएं। एक तो इतनी सुंदर कविता, सुंदर पाठ, मेरी मनचाही कविता का इतना सुंदर पाठ तो खुद आपने कर दिया है। जी। फिर भी मैं एक छोटी सी कविता यहाँ पढ़ूं। 3 हिस्सों में ये कविता है और मुझे बहुत पसंद है ये कविता। और शीर्षक है इसका 4 वचन। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना हुआ गीत लौट कर जरूर आते हैं। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट कर जरूर आते हैं। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता फिर भी उन्हें खोजा जाता है। जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना है। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता सबको है। लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता सबको है। क्या बात है गीत जी। धन्यवाद। कार्यक्रम का दौर आगे चलाते हुए हमारे बीच कुछ श्रोता मौजूद है, उनके कुछ प्रश्न अगर आते हैं स्क्रीन पर तो हम लेते हैं। अभी तक तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया है। जब तक वो प्रश्न होते हैं मैं एक आध कविता और सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी कविता जी, छोटी कविताएं हैं। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। दूसरी कविता है इसमें, यकीन। तुम मुझसे कहना मैं कहूंगा तुमसे, मुझे यकीन है कहने से सुनने से कम हो जाते हैं दुख, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते। क्या बात, क्या बात। जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे। और एक, नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। रश्क मतलब जलन, ईर्ष्या। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या बात। पेपर वेट, एक कविता है, पेपर वेट। कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय, कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय, अगर तुम्हारा एक आंसू इस कागज पे न पड़ा होता ये कब का उड़ गया होता। अगर तुम्हारा एक आंसू इस कागज पर न पड़ा होता ये कब का उड़ गया होता। क्या बात, क्या बात है।
कुछ है सवाल है? कुछ सवाल नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अच्छा। एक सवाल है हाँ, बिल्कुल। कविता पंत जी का। जी जी हाँ, बिल्कुल। जी कीजिए, मेरे स्क्रीन पर नहीं है। उभारे हुए नए लेखक किस तरह आगे आए, प्रेरणा स्वरूप अपना संदेश दीजिएगा जी गीत जी। हाँ, उभरे हुए नए लेखक, जो उभरते हुए नए लेखक हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो खूब पढ़ें, अपनी लिखाई से ज़्यादा ज़ोर अपनी पढ़ाई पर दें, क्योंकि एक आम तौर पर जैसे वर्जीनिया वुल्फ कहती थी कि तुम 1000 किताबें पढ़ जाओ, तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारे लिखे हुए शब्द नदी की तरह बहने लगे। अगर तुमने 1000 किताबें पढ़ी हैं, तो तुम्हारे लिखे हुए शब्द नदी की तरह बहने लगेंगे। उसी तरह मुझे इसी बात से याद आता है, मेरे पिताजी, जब मैंने टीनेज में लिखने की शुरुआत की थी, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, अगर तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर तुमने एक लाइन लिखनी है और उन एक लाइनों के पीछे तुम्हारे पास 1000 पंक्तियों का अध्ययन होगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी एक लाइन जो है वो अपना गहरा असर करेगी, वो छुएगी, दिल से निकल करके दिल को छुएगी। तो मुख्य चीज है कि आप अपनी लिखाई से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दें, क्योंकि जैसे ही आपके भीतर पढ़ने की कला विकसित हो जाएगी, आप पाएंगे कि आप अपने आप लिखने लग रहे हैं। तो एक ये चीज, और दूसरी ये कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी ना करें। मैं हमेशा देखता हूँ कि आजकल के नौजवान जो हैं, वो एक खास किस्म की जल्दबाजी में भरे हुए हैं कि आज जो है मैंने कविता लिख दी है, कल जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो जाए, परसों जो है सब सारे लोग मुझे जानने लग जाए, और वगैरह वगैरह वगैरह। वो खुद को समय नहीं देना चाहते हैं। देखिए, गालिब का शेर है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो अगर आह, जो हमारे दिल की आह है, उसी को असर होने के लिए एक उम्र चाहिए, तो समझिए कि हमारी किताब, कविता, कहानी, इनको भी तो एक समय चाहिए होगा। तो इसे समय दें, अपने लिखे हुए को समय दें, अपने आप को समय दें। किसी भी किस्म की जल्दबाजी, अधीरता और बेसब्री, इनसे दूर रहें। जी, बहुत सही फरमाया कि जी आपने। आपके पुस्तकों से हमें यह तो ज्ञात होता है कि आपने किन-किन लोगों को पढ़ा है और अपने जीवन में उनके विचारों को उतारा है। ये सही संदेश है हम सभी नवयुवानों के लिए, क्योंकि आजकल फ़ेसबुक पर भी बहुत बिल्कुल बहार छाई हुई है कवियों की और कविताओं की। हालाँकि बहुत अच्छा लिखते हैं सभी, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किसी बिल्कुल, का कोई पढ़ना। प्रश्न? हाँ हाँ, जी, और दो सवाल है। बिल्कुल, चेतना अग्रवाल जी लिख रही है, जी। आपकी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, कुछ के नाम बता दीजिए। आपका कोई लिंक भी है क्या जहां से आपको फॉलो कर सकती हूँ? मैं हर जगह कमोबेश दिख जाऊंगा। मेरी किताबें हैं, 3 कविता संग्रह हैं। पहला आलाप में गिरह, दूसरा न्यूनतम में, तीसरा खुशियों की गुप्तचर। इसी तरह कहानियों की भी किताबें हैं, लेकिन मैं बताऊंगा और आप नाम भूल जाएंगे। इससे सबसे अच्छा तरीका है कि मेरे नाम से गूगल कर लिया जाए। मेरी वेबसाइट है geetchaturvedi.com, उस पर जाकर के भी पढ़ा जा सकता है। गूगल पे तमाम जानकारियां हैं, और मेरी सारी किताबें amazon.com, flipkart.com, इन सभी पे उपलब्ध है। तो बस आपको करना ही है कि मेरा नाम टाइप करना है, आपको चीजें सामने मिल जाएंगी। अगर बिल्कुल। थैंक यू। दूसरा सवाल है वृंदा पंड्या का। वो पूछ रही है, जी, प्रेम और दोस्ती में तफावत बताने की कृपा करें गीत जी आपके अंदाज में। मैं समझ नहीं पाया, पहली पहली बात कट गई। किसके बीच प्रेम अंतर? प्रेम और प्रेम। दोस्ती में ओहो, तफावत। प्रेम और दोस्ती में अंतर। वो आपके अंदाज में बताइए। ये तो बहुत मुश्किल है। तो लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज प्रेम थी और कौन सी चीज दोस्ती थी। बेचारा प्रेम समझ करके जाता है लड़की के पास, 10 साल उसके साथ बना हुआ है, और वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुमसे दोस्ती वाला प्रेम करती हूँ, वो वाला प्रेम नहीं करती। तो ये तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन एक बात जो फलसफे के तौर पर कहूँ कि
दिल के भीतर की बात के तौर पर कहूं कि जो आपके जीवन में सुपर्ण पक्षी जैसा आपको महसूस करवा दे, वो कहीं न कहीं प्रेम है। क्योंकि हम सभी लोग किसी दूसरी दुनिया से, अगर हम किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, तो समझिए कि हम जोड़े में आए हुए हैं। हमारी आत्मा के 2 टुकड़े थे। एक पुरानी ना यूनानी कहानी है, यूनानी कहानी के अनुसार ऐसा है कि एक ज़माने में बहुत पहले हमारे जो हैं 4 हाथ हुआ करते थे, 4 पैर हुआ करते थे और 2 सिर हुआ करते थे। हम बहुत गलतियाँ करते थे। तो देवताओं का राजा जो था ज़ियस, वो इंसान से नाराज़ हो गया। उसने कहा ये बहुत गलतियाँ करता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है, तो इसको 2 टुकड़ों में बाँट दिया जाए। तो उसने मनुष्य को बीच में से काट दिया। तो 1 सिर, 2 हाथ और 2 पैर इस तरफ हो गए, 1 सिर, 2 हाथ और 2 पैर इस तरफ हो गए। तो हम दरअसल जोड़े में थे, हम युग्म में थे, हम युगल थे। किसी एक ज़माने में हम उस धरती, उस दुनिया से इस दुनिया में अकेले-अकेले आए हैं और हम इस दुनिया में अपने उस दूसरे युगल को ढूँढ रहे हैं। हम सुपर्ण पक्षी, जोड़े में रहने वाले सुपर्ण पक्षी की तरह हैं, जिसके साथ रह के हमें अंदाज़ा हो जाए, ये हमारी आत्मा का दूसरा हिस्सा है, जिसके साथ रह करके हमें एक अलग किस्म की खुशी महसूस हो जाए, जो हमारे सामने मौजूद ना हो, फिर भी हम लगातार उसी से बातें करते रहें, बिल्कुल। कहीं न कहीं हम उसके प्रेम में होते हैं। बाकी दोस्तियाँ तो ख़ैर अपरिभाषित, प्रेम भी जो है वो अपरिभाषित चीज़ है। अब तो यही मानता हूँ। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आ रहा है मनीषा शर्मा जी का कि हाँ, आपके हाँ। प्रिय सर्जक कौन है और क्यों है? हुँ, हुँ। मेरे प्रिय लेखकों की सूची ना बहुत बड़ी है और कई बार तो मैं ऐसे बताते-बताते थक भी जाता हूँ, हाँफ भी जाता हूँ। लेकिन फिर भी ना एक अपने दोस्तों की सुविधा के लिए, दोस्तों के लिए पुराने ज़माने में मुझे कालिदास बहुत पसंद है। ये तो मेरी किताबें, मेरा लेखन, मेरी बातचीत देख कर के भी समझ में आ जाता है। मुझे वेदव्यास बहुत पसंद हैं। मेरी नज़र में महाभारत, जो 6 खंडों वाली विस्तृत महाभारत है, वो दुनिया की सबसे सुंदर किताब है, सबसे सुंदर किताबों में से एक। कालिदास, वेदव्यास, श्रीहर्ष, विदेशों में दांते और होमर, मीर और गालिब, हुँ, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण रघुवीर सहाय, विदेशों में पाब्लो नेरूदा, जर्मनी से रायनेर मारिया रिल्के, स्पेनिश भाषा से गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ऐसे तमाम लेखक हैं। एक बहुत बड़ी सूची, एक बहुत बड़ा परिवार बनता चला जाता है। तो ये सारे लोग हैं, कहीं न कहीं मुझे प्रभावित करते हैं, मेरे लेखन को जो है प्रेरित करते हैं और इनको पढ़ करके मुझे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ न कुछ रचने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। मनोहर श्याम जोशी की कसब आप कहना भूल गए, जो कि नहीं, मुझे वो आपके भी जीवन मुझे क्योंकि मैंने आज ही सुना, वो आप जब 17-18 साल के थे तब आप ये पढ़ा करते थे और बिल्कुल, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। उसके लिए ज़रा कुछ बिल्कुल, बताइए आप बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी पत्नी जो है वो मेरे बचपन की दोस्त हैं। हम लोग 5वीं कक्षा से साथ में जीते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। एक साथ हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं और एक लंबे समय तक साथ रहने के बाद हम में जब प्रेम संबंध शुरू हुआ था टीनेज में, तब तो हम दोनों ही किशोरावस्था में थे और एक-दूसरे को संगीत, यानी उस ज़माने में, हमारे ज़माने में तो कैसेट्स होते थे। तो हुँ, कैसेट्स देते थे, किताबें देते थे। तो उन्हीं में जो है मनोहर श्याम जोशी की कसब से मेरा परिचय मेरी पत्नी ने करवाया था। तुम ये किताब पढ़ो, हम एक-दूसरे से शेयर करते थे। तो कसब, मेरी पत्नी जो है वो कुमाऊँ की रहने वाली हैं जी, और कसब का जो पूरा परिवेश है, वो कुमाऊँ का परिवेश है। तो इसलिए वो अतिरिक्त कनेक्ट हुई थी और उनके
संस्कृति को, उनकी पारिवारिक संस्कृति को, उनकी प्रांतीय संस्कृति को मैं बेहतर तरीके से समझ सकूं, इसके लिए भी उन्होंने मुझे कहा था कि तू कसब पढ़ ले, कसब पढ़ेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसा सोचते हैं, हम लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। तो सचमुच उसने तो निजी तौर पर मेरी बड़ी मदद की थी। अच्छा जी, बहुत बहुत रसप्रद कथा है आपकी। मनीषा एक जी का सवाल है, कुछ जी उसके जी जी पहले विनीता कुमार का एक सवाल है। जी आदित्य गीत जी, कभी तो पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन अपना वाला सुवर्ण पक्षी कभी नहीं मिलता, ऐसे में कोई क्या करे? इंतजार। क्योंकि हम प्यार में इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े लेखक थे यूरोप के, रोलां बार्थ, है ना, उन्होंने उत्तर आधुनिकता का सिद्धांत जो है एक तरह से सारे साहित्यिक सर्जकों के बीच सरल तरीके से प्रस्तुत कर दिया था। रोलां बार्थ, उनकी किताब है अ लवर्स डिस्कोर्स, उसमें एक पंक्ति आती है, आई एम द लवर बिकॉज आई एम द वन हु वेट्स। क्योंकि मैं प्रेमी हूं, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इंतजार करता है। जो इंतजार नहीं कर सकता वो कभी प्रेमी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं है, जब तक प्रेम नहीं मिला है तब तक इंतजार किया जाए। अरे जनाब, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 10-10 बार प्रेम मिल चुका है, 10-10 सुवर्ण पक्षी मिल चुके हैं, फिर भी उनका इंतजार खत्म नहीं होता, क्योंकि इंतजार तो हमेशा बना रहता है। जीवन का अंतिम क्या है, यह पूछ रही है मनीषा शर्मा जी। जीवन के अंत में तो एक बहुत दिखता हुआ सा जो जवाब है वो ये, जीवन के अंत में मृत्यु है। और मृत्यु क्या है? मृत्यु एक नई शुरुआत है। तो अंत में भी, जीवन के अंत में भी एक शुरुआत है। मीर का एक शेर है, मर्ग एक मांदगी का वक्फा है। मर्ग यानी मौत, मांदगी यानी थक थक जाना, थकान हो जाना, वक्फा माने एक टाइम पीरियड, एक अवकाश, एक विराम। मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे अभी दम लेकर, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो जीवन के अंत में शुरुआत है। एक क्वेश्चन नहीं है बट एक कमेंट है प्रीति अज्ञात जी का। बहुत जी, ही आनंददायक चर्चा है आज की, आप सबको अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रीति अज्ञात जी। आपकी इस बात को सुनकर हमें भी आनंद आया है। मेरा एक सवाल है गीत जी, प्रियांशी जी पटेल। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ प्रियांशी जी, बताएं। आपने, आपकी बुक्स 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, आपने खुद ने पोएट्रीज ट्रांसलेट की है। तो ट्रांसलेशन में आपको क्या लगता है कि एसेंस किसी पोएट्री का गुम हो जाता है या उसको रिक्रिएट कर सकते हैं? गुम तो कुछ नहीं होता है, और जो गुम होता है वो उससे ज्यादा मिल जाता है। गुम होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी गुम नहीं होता है। मैं ये कहूँ अपनी बात को ठीक करते हुए कि कुछ चीजें गुम हो जाती हैं, लेकिन जो हासिल होता है वो उस गुम हुए के अफसोस को खत्म कर सकता है। जैसे आकार गुम हो जाता है, जैसे भाषा का स्थानीय स्वाद गुम हो जाता है। जैसे एक चीज समझिए कि गुजराती में लिखी हुई है, और गुजराती का बहुत अलग किस्म का, एक विशिष्ट किस्म का स्वाद है। गुजराती संसार की सबसे मीठी भाषाओं में से एक है, उसका एक अलग स्वाद है। जब वही चीज हिंदी या अंग्रेजी में जाती है तो उसका वो स्वाद बदल जाता है। भाषा गुम हो जाती है लेकिन अनुभूति वही रहती है, दिल की बात वही रहती है। तो एक चीज गुम हुई लेकिन दूसरी चीज हासिल हो गई। जैसे पानी, पानी हमने एक बोतल में रखी है, जब बोतल में पानी को देख रहे हैं तो पानी का आकार लंबा है, लेकिन जब उसी पानी को हमने थाली में गिरा दिया तो उसका आकार चौड़ा हो गया। आकार गुम हो गया लेकिन पानी तो वही का वही रहा ना। तो हाँ, आकार गुम हो सकता है, स्वाद गुम हो सकता है, लेकिन एक नया आकार मिल जाता है, एक नया स्वाद मिल जाता है। ये अनुवाद है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति जो है अपना सारा संगीत वो पियानो पे बजा रहा है, तो आपको सामने धुन आ रही है, ध्वनि आ रही है, सुर आ रहा है, सब आपको समझ में आ रहा है। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया,
उसने उसी संगीत को बांसुरी पे बजाना शुरू किया। आप देखो कि काफी कुछ बदल गया। पियानो की आवाज अलग इफेक्ट देती है, बांसुरी की आवाज अलग इफेक्ट देती है। तो पियानो की आवाज तो गुम हो गई बांसुरी में ट्रांसलेट करते समय, लेकिन ऐड क्या हो गया? ऐड हो गया बांसुरी की आवाज। पियानो की मधुरता ने बांसुरी की मधुरता में रूपांतरण प्राप्त कर लिया। ये होता है अनुवाद में, एक सौंदर्य दूसरे किस्म के सौंदर्य में रूपांतरित हो जाता है। ये होता है अनुवाद। थैंक यू गीत जी। जरना जी का एक सवाल है, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो एक ऐसी चीज है, बिल्कुल शुरुआत में 13 साल की उम्र में मेरी पहली रचना प्रकाशित हो गई थी। तो वो प्रकाशित होने के बाद मुझे सुख मिला। मुझे लगा कि भाषा के साथ मेरा एक तादात्म्य, एक संपर्क और एक सहवास, एक मित्रता है। 17 की उम्र में जब मैंने और ज्यादा छपना शुरू किया तो मैंने पाया लिखने और छपने के बीच में एक संतोष है। अपने आप को पाने की, अपने आप को खोजने की जो जद्दोजहद हमारे मन के भीतर चलती रहती है, वो पूरी होती है लिखने से। हम सभी लापता लोग हैं। हम इस दुनिया में भले एक घर में रहते हो, एक शहर में रहते हो, एक देश में रहते हो, एक प्रांत में रहते हो, कहने को तो हम सबके पास एक एक एड्रेस होता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हम सब लोग लापता लोग हैं और अपने जीवन में अपने पते, अपने ठिकाने खोज रहे होते हैं। किसी को उसका पता साहित्य में मिलता है, किसी को उसका पता संगीत में मिलता है, किसी को उसका पता चित्रकारिता में मिलता है। तो मुझे मेरा पता लिखे हुए शब्दों के बीच मिलने लगा था। मैं समझ गया बस यही वो जगह है जहां मैं बिलोंग करता हूँ, यही वो जगह है जहां मुझे हमेशा रहना है। और इस तरह मैं लगातार लगातार लिखता चला गया। क्या बात। एक लास्ट सवाल है, पिंकी सोलंकी जी ने हैंड रेज किया है। पिंकी जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक तो फिर शायद गलती से उन्होंने हाथ उठा दिया होगा। ये एक लास्ट सवाल ले सकते हैं अगर किसी का हो तो। नीता जी, आप भी ले सकती हैं लास्ट सवाल। जी बिल्कुल। गीत जी, मैंने आपको पढ़ा और उसमें कई साहित्यकारों के नामों को पढ़ा। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि लिखना है तो बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, कम से कम 1000 बुक। मुझे लगता है कि अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए भी बहुत पढ़ना चाहिए। अभी मैंने तो लिखना भी शुरू नहीं किया, बस पढ़ना शुरू किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? हिंदी में अभी कुछ जो साहित्यकार है, समकालीन साहित्यकार है, तो मुझे कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए? पढ़ना तो ऐसा है कि जहां पे दिल लगे जी, उसको, जिस लेखक से, जिस पन्ने से दिल लगने की शुरुआत हो जाए उसको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन किसी भी भाषा में, जैसे हिंदी में है तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि इस भाषा का क्लासिक कौन सा है। जैसे हिंदी में प्रेमचंद की रचनाएं क्लासिक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं क्लासिक हैं, निर्मल वर्मा जी की रचनाएं क्लासिक हैं, कृष्ण बलदेव जी, जी, वैद की रचनाएं क्लासिक हैं। तो हमें अपनी शुरुआत एक तरह से निर्मल वर्मा या मनोज श्याम जोशी या आचार्य प्रसाद द्विवेदी, इनसे कर सकते हैं हम। निर्मल वर्मा तो मुझे कई बार बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि एकदम बिल्कुल जिन्होंने जो साहित्य को पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि निर्मल जी के पास दोनों तीनों चीजें हैं। निर्मल जी के पास एक नए पाठक को आकर्षित करने जी, का पूरा मादा भी है, तो उस पाठक के भीतर एक वैचारिक बेचैनी को पैदा करने का जज्बा भी है, और वो ये दोनों चीजें करते हैं। निर्मल जी को बिल्कुल। शुरुआत में पढ़ा जाए, और खास करके पता है क्या, निर्मल वर्मा तो बहुत बड़े कहानीकार, जी, मतलब भारत का गौरव रह चुके, गौरव हैं वो। लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी किताब, जो मेरी पसंदीदा किताब है, वो उनकी डायरी, धुंध से जी, उठती धुन। जी, ये किताब जरूर छुई जाए, ये किताब जरूर पढ़ी जाए। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल।
बाकी उनकी कहानियां और उनके नॉवेल्स तो जरूर ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी नीता जी। अभी इसके साथ वील कम टू द एंड। प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास विमेन अहमदाबाद की ओर से आप सभी का आभार। अतिथि वक्ता गीत चतुर्वेदी और उनके संवाद कर रही इस शाम को यादगार बना देने वाली नीता व्यास का भी हम आभार मानते हैं। हम अपने सहयोगी कर्मा फाउंडेशन, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर द हाउस ऑफ एमजी और मीडिया पार्टनर दिव्या भास्कर को भी आभारी है। इसके साथ आज शाम को गुड नाइट टू एवरीवन, प्लीज स्टे सेफ। धन्यवाद बहुत सारा। धन्यवाद सभी का, नमस्कार, बहुत आप बहुत सभी को धन्यवाद। नमस्कार।